चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन चैप्टर है जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फोर्स क्या है, मोशन क्या है। ये फ्लैट सरफेस पे अगर हम किसी बॉल को फेंकें तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हम उसको रोकें ना। ये जब तक उसका अंदर का, जैसे हम बॉल फेंकें तो बॉल तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा के फेंके हैं। इसी को फोर्स कहते हैं कि कोई बॉल फेंके हम तो बॉल कब रुकेगा? जब उसके ऊपर फोर्स लगना बंद हो जाएगा, है कि नहीं? फोर्स का मतलब क्या होता है पहले समझो। पुश और पुल, पुश और पुल, ये दोनों चीज़ होगा तब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर ये दोनों चीज़ हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? दोनों चीज़ को मिला करके हम कहते हैं फोर्स लग रहा है। या तो उसको पुश करने पे होगा या पुल करने पे होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? फोर्स। कोई भी चीज़ पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो खींचेंगे या धकेलेंगे तो वही कहलाएगा फोर्स। एक बैलून है, उस बैलून को अगर हम दबाएंगे तो क्या होगा? वो फूट जाएगा। तो क्या कर रहे हैं? उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? उस पर फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स भी दो तरह का है भैया। एक है बैलेंस फोर्स। फोर्स तो बहुत तरह का है लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं, एक है बैलेंस फोर्स, दूसरा है अनबैलेंस। दो ही तरह का फोर्स होता है। इसमें क्या, जैसे कि टग ऑफ वार आपने देखा है? टग ऑफ वार, टग ऑफ वार का मतलब होता है कि एक रस्सी को दोनों तरफ से, एक तरफ से लड़की खींच रही है, एक तरफ से लड़का खींच रहा है। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स उसी को कहते हैं। कभी रस्सी इस तरफ ज़्यादा हो जाएगा तो कभी उस तरफ हो जाएगा, कभी बैलेंस में होगा। समझे? तो ये है, जैसे कोई ईटा रखा हुआ है, ब्रिक रखा हुआ है, कोई ईटा रखा हुआ है यहाँ पे। जब इस पे हम ऐसे करके बल लगाएंगे कोई भी, तब जाके ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो ये आया उसी को हम क्या कहेंगे? फोर्स। समझे? तो यही है फोर्स। बैलेंस अनबैलेंस फोर्स पता चल गया आपको। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है? ये बहुत बार सुना होगा, न्यूटन न्यूटन न्यूटन। ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन में क्या आता है? सबसे पहला जो लॉ है वो आपको इनर्शिया के बारे में बताता है। किस चीज़ के बारे में? इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया का मतलब होता है कि कोई भी जो चीज़ है वो जहाँ रखा हुआ है वहीं पे रहना चाहेगा। जैसे कोई चीज़ अगर चल रहा है तो चाहे जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो रुकेगा नहीं। या अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे रुका हुआ है, उस पर जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। समझे? इसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। इसमें एक एक्टिविटी है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसमें देखो, यहाँ पे ये गिलास रखा हुआ है, यहाँ पे ये गिलास रखा हुआ है। इसके नीचे हमने एक कागज़ डाल दिया, ये एक पतला सा कपड़ा रख दिया। क्या किया हमने? यहाँ पे एक पतला सा कपड़ा रख दिया, गिलास रख दिया। अब अगर हम इसको ज़ोर से खींचेंगे तो भी ये गिलास जहाँ है वहीं रहेगा, गिरेगा नहीं। ऐसे देखो, क्योंकि ये इनर्शिया के कारण ऐसा हुआ। ये गिलास जहाँ रखा हुआ है वहीं रहेगा। एक और टर्म आता है, वो आता है मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या होता है? अगर मोमेंटम को p से दर्शाते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है mv। तो यहाँ पे m क्या है? मास है, और ये v क्या है? वेलोसिटी है। कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है,
कोई भी चीज़ वो उसका मास और वेलोसिटी को अगर गुना कर दोगे तो उसका मोमेंटम निकल जाएगा। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इसका एसआई यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। इसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है फिर? तो फर्स्ट लॉ पता चल गया, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है भाई? सेकेंड न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the force acting on it and takes place in the same direction as the force। ये क्या है? न्यूटन का सेकेंड लॉ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड टेक प्लेस इन द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स। अब आया समझ में क्या कहना चाह रहा है ये? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m ले लेंगे, वो चेंज किसके होगा? u टू v टाइम t ले लेते हैं, फोर्स f ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो क्या होगा? एक मोमेंटम p1 को ले लेते हैं m इंटू यू, p2 मोमेंटम को ले लेते हैं m इंटू v के दो मोमेंटम। द चेंज ऑफ मोमेंटम इन टाइम तो उसको लेंगे t बराबर p2 माइनस p1। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? p2 माइनस p1 अपॉन t, जो समय में ये लगा। तो इसमें क्या कह रहा है? प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, तो फोर्स प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? p2 माइनस p1 अपॉन t के। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या रखेंगे? एक कांस्टेंट रखना है तो उसको k बोलेंगे, k p2 माइनस p1 अपॉन t। ये आ गया। इसका और भी डेरिवेशन है। k तो कांस्टेंट हो गया, तो f की जगह अगर हम लिखें k, p2 माइनस p1 की जगह लिख सकते हैं mv माइनस mu लिख सकते हैं अपॉन t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसी में m अगर कॉमन ले लिया जाए, m अगर कॉमन ले लेंगे तो k m v माइनस u अपॉन t लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ v माइनस u अपॉन टी को एक्सेलरेशन ले लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। वह यहाँ पे हम v माइनस u अपॉन टी को क्या ले लेंगे? एक्सेलरेशन। तब क्या होगा? तब क्या हो जाएगा? f k m a हो गया। तो k का मतलब क्या होता है? एक यूनिट ऑफ फोर्स, वो 1 kg मास, यानी k 1 kg, ये kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, ऐसे 1 kg फोर्स निकल गया। तो F बराबर मास अगर 1 लेते हैं तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला निकलता है। k को हमने 1 ले लिया, यहाँ पे 1 kg,
के को हमने 1 माना तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला कहता है। ये कैसे होता है, जैसे अगर कोई कैच लेता है तो अपना हाथ को क्या करता है, पीछे खींचता है ताकि चोट कम आए खिलाड़ी। तो एक सवाल इस पे ले लेते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ पे। व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय a force of 15 Newton exerted on an object of mass 3 kg। क्या क्या रहा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ इसमें लगा दो, F बराबर ma। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है आपको, मास कितना दिया है 3 kg, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन नहीं पता है, फोर्स कितना दिया हुआ है 15 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या होगा, 15 न्यूटन अपॉन 3 kg, तो 3 अपचे 15, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा। आया समझ में।